आगाज के सवाल पर समस्तिका की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। उसने अगले ही पल हड़बड़ाकर कहा, मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगी। जब एक बार मैंने कह दिया कि मेरे फ़ोन में ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। मुझे अपना फ़ोन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद को प्रूफ करने की। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, हर बात पर लड़ने क्यों लग जाती हो? मैंने तुमसे कहा क्या कि तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत है? उसके सवाल पर समस्तिका उसकी आंखों में देख रही थी। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे तो मुझे तुम लड़ती हुई अच्छी लगती हो, लेकिन ऐसे चुप खड़ी भी बहुत अच्छी लग रही हो। समस्तिका कुछ बोल नहीं पाई, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि आगाज ने उसके हाथों से उसका फ़ोन खींच लिया था। समस्तिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस दीजिए चौहान साहब। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोले, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस दे दूँ? अब तो मैं तब तक तुम्हारा फ़ोन वापस नहीं दूंगा जब तक मैं पूरी छानबीन नहीं कर लेता कि सच में इसमें मेरी कोई पेंटिंग है या नहीं, इसमें मेरी कोई पिक्चर्स है या नहीं, जिन्हें देखकर तुम खुद से ही बातें करती थी। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी पिक्चर्स देखने की, आपकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मुझे आपकी याद कभी नहीं आ सकती थी। उसकी बात सुनकर आगाज मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समस्तिका व्यंग से हंसी और बोली, ओह रियली? आपको लगता है कि आपने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन खींच लिया तो आप मेरे फ़ोन की छानबीन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चौहान साहब, मेरे फ़ोन पर लॉक लगा हुआ है और मेरे फ़ोन का पासवर्ड आस्तिक को भी नहीं पता है। उसकी बात सुनकर आगाज हंसने लगा और हंसते हुए देखकर समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंस क्यों रहा है। तभी आगाज बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, मेरी प्यारी परी, जब तुम मेरे सामने समस्तिका बनकर थी तब बेशक से तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरी परी हो। तो मुझे पता है मेरी परी के फ़ोन का पासवर्ड क्या होगा। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका का दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। आगाज ने उसका फ़ोन उसके सामने किया और फिर उस पर अपनी बर्थ डेट का पासवर्ड डाला। अगले ही पल फ़ोन अनलॉक हो गया। समस्तिका के चेहरे के रंग उड़ गए और आगाज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, क्या अभी भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? समस्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, यह नंबर मुझे पसंद नहीं, बस इसलिए आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आस्तिक उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो समस्तिका के सामने आया और बोला, माँ, आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तब मैं आपसे चोरी चोरी आसी के साथ खेलता था, ये बोलकर कि मैं तो दूसरे रूम में स्टडी कर रहा हूँ। तब आप मेरी चोरी पकड़ लेते थे और मेरा चेहरा बिल्कुल आप जैसा हो जाता था। आज आपका चेहरा मेरे जैसा हो रहा है। उसकी बात सुनकर समस्तिका का चेहरा अब और भी ज़्यादा लाल होने लगा। वही आगाज को तो उस पर भर भर कर प्यार आ रहा था। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब हम देखते हैं बेटा कि आपकी माँ के फ़ोन में सच में मेरी कोई पेंटिंग है या नहीं। ये बोलकर उसने फ़ोन को देखना शुरू किया। समस्तिका की सांसें हलक में अटक रही थी। आगाज ने जैसे ही गैलरी ओपन की, उसमें अलग अलग फोल्डर थे, लेकिन एक फ़ोल्डर बिल्कुल अलग से था और उस फोल्डर का नाम नहीं था। उस पर टूटे हुए दिल की इमोजी बनी हुई थी। आगाज ने उस फोल्डर को खोला और उसके बिल्कुल सामने ही उसकी पेंटिंग पिक्चर्स थीं। समस्तिका ने कैनवास पर उसकी पेंटिंग बनाई थी और फिर उस पेंटिंग की पिक्चर्स ली थी। उसने उस पिक्चर्स को देखते हुए अब समस्तिका को देखा तो समस्तिका ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। वो जल्दी से बोली, मुझे आसी के पास जाना है। ये बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आस्तिक है यहाँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत धीरे थी। आगाज ने मुस्कुराते हुए आस्तिक की तरफ देखा और फिर बोला, बेटा आप एक काम करोगे क्या? जाकर अपनी दादी से कहिए कि आपकी माँ के लिए भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट मंगवा दे। आस्तिक जल्दी से बोला, हाँ मैं अभी जाता हूँ दादी के पास। ये बोलकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद अब आगाज ने समस्तिका का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी कलाई को अच्छे से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे चौहान साहब,
मैंने कहा ना मुझे आशी के पास जाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने उसका फ़ोन अपनी पॉकेट में डाला और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। समस्तिका का दिल धक से रह गया। आगाज उसके चेहरे पर झुका हुआ और बोला, इतनी याद आती थी मेरी। समस्तिका अब खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके सवाल पर वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आगाज ने वापस उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, बताओ ना, इतनी याद आती थी मेरी तो फिर वापस क्यों नहीं आई? इतना वक्त क्यों लगा दिया? समस्तिका रोते हुए बोली, अब भी आपके पास नहीं आई हूँ मैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आशी को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, तो अब मैं यहीं पर रहूँगी। उसका ट्रीटमेंट होने के बाद दादाजी से इजाज़त ले लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती अपने दोनों बच्चों के साथ। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से आगाज उसके गाल पर अपना हाथ रख लिया। समस्तिका के फरफराते हुए होठ, जो आंसुओं की वजह से बिल्कुल गीले हो चुके थे, उसने अगले ही पल उन होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। समस्तिका का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें हलक में अटकने लगी थीं। आगाज से उसने तुरंत अपना चेहरा छुड़ाना चाहा, लेकिन आगाज ने उनके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था और उसे दीवार से लगा दिया था। वो पूरी तरह से समस्तिका के चेहरे पर झुका हुआ उसके होठों पर हावी हो चुका था। समस्तिका की आंखों से आंसू अभी भी बरस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके वो आंसू बरसना बंद हो गए और समस्तिका ने अपने हाथों को आगाज के हाथों से छुड़ाना बंद कर दिया। वो यूं ही उसके सामने खड़ी रही। हालांकि उसने आगाज को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो जानता था कि समस्तिका का रिस्पॉन्स मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो खुद ही उसे किस करता रहा। और फिर तकरीबन 2-3 मिनट बाद उसने समस्तिका के होठों से अपने होठ हटाए। आगाज उसके सुर्ख लाल होठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा परी। सोचना भी मत कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, तुम्हारा रूठना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ज़रा तुम मेरी बात भी तो समझो ना परी। मुझे नहीं पता था उस अमांस ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। तुमने भी तो मुझे कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ बोलती नहीं थी तुम। कितना कुछ बोल देता था मैं तुम्हें, कितनी बकवास करता था मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में, लेकिन कभी तुमने मुझसे कोई शिकायत करी ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलता? समस्तिका गुस्से से बोली, क्या कहती मैं आपसे कि आपके भाई से प्यार किया था मैंने और उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आकाश तुरंत बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी तबाह नहीं होने दूंगा समस्तिका व्यंग से हंसी और बोली, कोई कमी रह गई है क्या चौहान साहब? देखिए, मुझे पूरी तरह से तो बर्बाद हो गई हूँ, और आप भी ये सब क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं ना, तो फिर क्यों मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं? प्लीज़ ये सब बातें बंद कर दीजिए, आप बस अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। उसकी बात सुनकर आगाज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो उसे कौन सी फैमिली पर ध्यान देने के लिए बोल रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही समस्तिका एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, आशी की बायोलॉजिकल फादर हैं आप, इसलिए अब मैं आपसे उससे दूर रहने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा चौहान साहब कि वो मेरी बेटी हैं। आप उससे मिल सकते हैं, उस पर अपना प्यार लुटा सकते हैं, जो भी मुझे नहीं लगता कि आप कभी लुटाएंगे, क्योंकि आप तो खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं कि आपको मेरे बच्चे की ज़रूरत नहीं। खैर, आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब प्लीज़ मेरे सामने वो ड्रामा मत कीजिए कि मैं और आस्तिका और आशी आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट रखते हैं। अब सब कुछ भी बदल चुका है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से हट गई। आगाज को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्तिका कहना क्या चाहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर दिया है जिससे समस्तिका को लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वह समस्तिका से दोबारा कुछ कहता उससे पहले ही समस्तिका वहाँ से बाहर की तरफ जा चुकी थी। आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। कुछ देर बाद समस्तिका वॉशरूम से बाहर निकली। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई थी।
वैष्णवी जी उसके पास आई और बोली, अब तुम कुछ देर के लिए घर चली जाओ, शावर ले लेना घर जाकर और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेना। पूरी दिन बीत गया है, तुम इन्हीं कपड़े में हो। समस्तिका घर जाने के नाम से ही हिचकिचाने लगी थी। वो जल्दी से बोली, मैं मैनेज कर लूँगी माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वैष्णवी जी गुस्से से बोली, चुप हो जाओ बिल्कुल, मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। प्यार से कह रही हूँ ना मैं तुमसे कि घर जाओ, तो फिर मानती क्यों नहीं हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ? अभी आगाज को बुलाऊँ, उसे कहूँ कि वो तुम्हें अपनी गोद में उठाकर घर ले जाए? समस्तिका जल्दी से बोली, ऐसा ऐसा क्यों बोल रही हैं आप माँ? आप प्लीज़ ये सब मत बोलिए, मैं जा रही हूँ घर। पर वैष्णवी जी हल्का सा मुस्कुराईं। अब वह समझ चुकी थी कि समस्तिका प्यार से बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, इसलिए उसे डांट फटकार कर ही मनाना पड़ेगा। समस्तिका मायूसी से बोली, प्लीज़ आप आशी का ख्याल रखिएगा माँ। वैष्णवी जी जल्दी से बोली, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत है क्या समस्तिका? समस्तिका की आंखों से आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ माँ कि आप आशी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगी, लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूँ तो आप तो जानती ही होंगी ना माँ की बेचैनी के बारे में। वैष्णवी जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम आशी की फिक्र मत करो, जाओ घर पर जाओ, और हाँ, मुस्कान को भी ले जाना, उसे भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। समस्तिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर बाहर की तरफ आ गई। उस वक्त आगाज बाहर नहीं था, वो डॉक्टर के से समस्तिका की रिपोर्ट के बारे में बातें करने गया था। समस्तिका मुस्कान के साथ हॉस्पिटल से निकल गई। आस्तिक वहीं पर वैष्णवी जी के साथ था। मुस्कान समस्तिका के साथ इस वक्त गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी चौहान मेंशन जा रही थी। मुस्कान समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार तुम मुंबई जाओ तो सही। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, तुमने मुझे हिम्मत दी, तभी तो मैं यहाँ पर आ पाई, वरना मैं तो यहाँ पर आ ही नहीं पाती। पर मैंने सोच लिया हूँ मुस्कान कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुस्कान हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? समस्तिका व्यंग से मुस्कुराई और बोली, बहुत कुछ बदल चुका है मुस्कान, मैं जानती हूँ मेरे और चौहान साहब के जो भी कुछ भी हुआ है उसमें पूरी गलती चौहान साहब की नहीं है। उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं उन पर ब्लेम नहीं कर सकती। मैंने कभी भी उन्हें कुछ बताया ही नहीं। सिचुएशन ही हम दोनों के बीच ऐसी थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। मेरी तरफ से चौहान साहब को समझने की कोशिश करती थी, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, उन्हें प्यार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता चौहान साहब की तरफ से ऐसा कुछ था, इसलिए तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, उन्हें मूव ऑन कर लिया है। मुस्कान, अब मैं उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मुस्कान हैरानी से बोली, तू क्या बात कर रही है समस्तिका? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ साफ नज़र आता है। तू जानती है जब तू बेहोश हो गई थी तो उन्होंने तेरी कितनी केयर की। समस्तिका जल्दी से बोली, केयर करना अलग चीज़ है और प्यार करना अलग चीज़। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो बस उस इंसान को भूल नहीं पाते, उस इंसान को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करते। और उन्होंने ना सिर्फ शादी की है बल्कि रितिका प्रेग्नेंट भी है। अब तू खुद सोच, क्या मेरा यहाँ पर रहना सही होगा? उसका सवाल सुनकर मुस्कान कुछ बोलती उससे पहले ही गाड़ी की ब्रेक लगी और समस्तिका और मुस्कान दोनों ने बाहर की तरफ देखा, जहाँ पर वो दोनों चौहान मेंशन पहुँच चुके थे। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकली। अभी समस्तिका गाड़ी से बाहर आई थी कि उसकी नज़रें सामने खड़ी रितिका पर गई और उसे देखते हुए समस्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो उन बातों को अभी भी नहीं भूली थी जो रितिका ने उससे कही थी, और पता नहीं क्यों रितिका को आगाज की बीवी और प्रेगनेंसी की हालत में देखकर ही समस्तिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। जैसे ही समस्तिका और मुस्कान गाड़ी से बाहर निकले, वो दोनों अंदर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी समस्तिका की नज़र सामने खड़ी रितिका पर गई और रितिका को देखकर एक पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था और अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए थे। वहीं रितिका उसे देखकर गुस्से से काँप रही थी। वो तुरंत समस्तिका के सामने आई, खड़ी हुई और बोली, तो आखिर तुम इस घर में वापस आ ही गई?
तुम भी कितनी ड्रामेबाज हो। 1 साल पहले इस घर से जाने का ड्रामा किया, सुसाइड का ड्रामा किया। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान हो रही थी। वो तुरंत बोली, वैसे मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सुसाइड जैसी चीज़ समस्तिका नहीं करती। हाँ, सिचुएशन से कभी कभी हार जाती हूँ, लेकिन फिर भगवान मेरे सामने चीज़ ही ऐसी रख देते हैं कि सुसाइड करना तो दूर की बात, मेरे अंदर और भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है ज़िंदगी जीने और तुम जैसों से लड़ने की। रितिका व्यंग से मुस्कुराई और बोली, हिम्मत तो मुझे अभी भी तुम्हारे अंदर काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये बताओ कि 1 साल से कहाँ थी? 1 साल तक तुम्हें इस चौहान मेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर अचानक से 1 साल बाद क्यों हो गया? I mean, 1 साल तक किसने तुम्हें सहारा दे रखा था, जो अब तुमसे छिन गया और तुम्हें वापस चौहान मेंशन आना पड़ा? उसकी बात सुनकर समस्तिका कुछ बोलती उससे पहले ही मुस्कान बोली, यू नो व्हाट, मुझे समस्तिका ने तुम लोगों के बारे में बताया था और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। पहले मुझे लगा शायद समस्तिका को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि कई बार गलतफहमियां भी ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि समस्तिका यहाँ से क्यों गई। तुम जैसे लोगों से दूर रहना ही लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। मुझे तो समझ नहीं आती, समस्तिका में तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि वो यहाँ से चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर हो, मानना पड़ेगा काफ़ी गिरी हुई हो। रितिका उसका जवाब सुनकर गुस्से से कांपते हुए बोली, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की? तुम जानती नहीं हो कौन हूँ मैं? मुस्कान कुछ कहती उससे पहले ही समस्तिका बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम कौन हो, मिसेस चौहान, अगाज चौहान की बीवी। उसकी बात सुनकर रितिका की आंखें बड़ी हो गईं। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी पहचान यही है, लेकिन मेरी पहचान ये नहीं है रितिका। मैं सिर्फ और सिर्फ समस्तिका हूँ। मुझे दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं, दूसरों के नाम की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी तरह किसी का पति छीनने की ज़रूरत नहीं। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए तुम भी मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट करूँ और अपनी तबीयत ख़राब करूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे हैंडल करनी है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि ना तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो और ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूँगी। उसकी बात सुनकर रितिका बस चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। वो अब उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसे समझ आ गया था कि समस्तिका उसे गलत समझ रही है। उसे ये नहीं पता कि वो आमांस की बीवी हैं। उसे ये लग रहा है कि उसने आगाज़ से शादी की है। समस्तिका अब रितिका के बेबी बम की तरफ देखते हुए बोली, माँ बनने वाली हो ना तुम? अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचना शुरू कर दो। एक अच्छी माँ बनना, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना और एक अच्छी माँ बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है तुम मुझसे दूर रहोगी। मैं बस कुछ दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। तब तक के लिए मेरी बात मान लेना। ये बोलकर समस्तिका ने गहरी सांस ली और वहाँ से मुस्कान का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद रितिका का चेहरा और भी ज़्यादा चमक उठा। वो खुश होते हुए बोली, ये क्या था? मैं तो सोच रही थी मैं इसे अपने रास्ते से कैसे हटाऊंगी, लेकिन तो ये मेरे रास्ते से खुद ब खुद हट रही है। इसे लगता है कि आगाज मेरे साथ शादी की है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो अब इन दोनों के बीच गलत फहमी डालने की ज़रूरत नहीं। ये तो खुद ही गलत रास्ते पर चल रही हैं। पर खैर, जो भी हो, इसकी गलत फहमी से फ़ायदा तो मेरा ही होगा। बड़ी बातें कर रही हो ना तुम कि मुझसे दूर रहो और ये सब। अब मैं देखती हूँ कि मुझे अपने सामने देखकर तुम्हें कैसे फील होता है। अगर आगाज़ के साथ खड़ी हो जाऊँगी तो तुम्हें लगेगा कि हम दोनों एक हैं। हाय, कितना दिल जलेगा तुम्हारा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका जैसे ही मेंशन के अंदर आई, उसने एक सर्वेंट को पास बुलाया और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप मुस्कान को अपने साथ गेस्ट रूम में ले जाइए, तब तक मैं मुस्कान के लिए कपड़े भिजवाती हूँ। उस सर्वेंट ने मुस्कान को अपने साथ चलने का इशारा किया तो मुस्कान उस सर्वेंट के साथ आगे बढ़ गई। समस्तिका ने अपने कमरे की तरफ देखा। वैष्णवी जी ने उससे कहा था कि वो कपड़े उसके कमरे से ले ले,
लेकिन समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि भला उसके कमरे में उसके कपड़े कैसे हो सकते हैं। मतलब अब तो वो कमरा उसका है ही नहीं जहाँ पर वो पहले रहती थी। अब तो वहाँ पर आगाज और रितिका रहते हैं ना। फिर उन दोनों के कपड़े वहाँ पर कैसे रखे होंगे, वहाँ पर समस्तिका के कपड़े कैसे हो सकते हैं। पर अब जब वैष्णवी जी ने कहा था तो उसे उस कमरे में तो आना ही था। वो ऊपर की तरफ आई और उसने अपने कमरे के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र अंदर कमरे में घूम गई। धीमे धीमे कदमों के साथ वो अंदर की तरफ आई। हर एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही रखी थी जैसे वो छोड़ के गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 2 दिनों से कमरे की सफाई नहीं हुई हो। समस्तिका तुरंत बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कमरे में कोई रहता ही नहीं था। क्या चौहान साहब रितिका के साथ किसी और कमरे में शिफ्ट हो गए? ये बोलते हुए उसका दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा था। वो क्लोजेट की तरफ आई। उसने क्लोजेट खोलकर देखा तो उसके सारे कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले रखे होते थे। उसने ही नहीं बल्कि आगाज के भी सारे कपड़े पहले की तरह लग रहे थे। समस्तिका ने अपने और मुस्कान के लिए 2 प्लाजो सूट वहाँ से उठाए और फिर उस रूम से बाहर आने लगी। वो जल्द से जल्द उस रूम से बाहर निकलना चाहती थी। उसे वहाँ पर अजीब सी घुटन हो रही थी। वो सारे पल एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने चलने लगे। उसने इस कमरे में आगाज के साथ बिताए थे, लेकिन अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर उस बिस्तर की तरफ देखा जहाँ पर आगाज के साथ सोई थी। वो उस बिस्तर की तरफ आई और अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे वो पल याद आ रहे थे जब आगाज ड्रिंक करके कमरे में आता था और फिर उसे बड़ी कहकर बुलाता था, और ऊपर से कभी उसका बिस्तर पर पानी गिरा देना तो कभी खुद समस्तिका को लेकर बिस्तर पर गिर जाना। उसकी वो अजीब अजीब सी हरकतें याद करते ही समस्तिका हंसने लगी। लेकिन फिर अचानक ही वो होश में आई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। अब उसने जल्दी से अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े को समेटे और खुद वहाँ से बाहर निकल गई। तभी बाहर आते ही उसका सामना रितिका से हुआ। रितिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? लगता है शायद बहुत दिनों के बाद अपने कमरे में वापस आई हो तो तुम्हें पुरानी चीज़ याद आ रही होगी। अब आगाज तो बेशक से तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन तुम तो आगाज से प्यार करने लगी थी ना। मतलब कब उसके पैसों पर नज़र रखते रखते तुम उसकी दीवानी हो गई, तुम्हें खुद नहीं पता चला। मेरे आगाज है ही ऐसा, जो भी उसके साथ 4 दिन बिता ले उसका दीवाना हो जाए। उसके मुंह से मेरा आगाज सुनकर समस्तिका का दिल जैसे तड़प उठा। उसने तुरंत वहाँ से आगे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी रितिका ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, इतनी जल्दी में क्यों हो? ज़रा मुझसे बात तो करो। तुम भी ना कमाल कर रही हो समस्तिका। माना पास्ट में हम दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अब तो जो चीज़ बहुत बदल चुकी है ना। तुम खुद कह रही हो कि पहले जैसा कुछ नहीं है, तो हम दोनों भी तो एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं ना। मेरा मतलब है ना, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में कुछ बैर रखूँगी और ना तुम ही अपने दिल में मेरे लिए कुछ बैर रखना। और अब तो हम दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर लड़ाई भी नहीं है। अगर जब पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं तो अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता। बहुत जल्द ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो हम दोनों आपस में लड़कर भी क्या करेंगे। सच तो अब यही है कि आगाज मेरा और हम दोनों अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। उसकी बात सुनकर समस्तिका को बेहद तकलीफ हो रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी अच्छी बन सकती हो, लेकिन शायद तुम्हारे इस बच्चे की वजह से ही तुम बदलना चाहती हो, और ये बहुत अच्छी बात है रितिका। मैं भी तुम्हारे लिए अपने दिल में कुछ रखना नहीं चाहती, इसलिए तुम इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। आगाज तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं यहाँ पर उन्हें तुमसे छीनने नहीं आई हूँ, इसलिए तुम्हें इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है बार बार आगाज को अपना कहना। खैर मैं चलती हूँ यहाँ से, मुझे रेडी होकर जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, आसी को मेरी ज़रूरत है। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद रितिका की हंसी छूट गई। ये हंसते हुए बोली, अब मुझे पता है कि उस अमांस ने तुम्हें पागल कैसे बनाया था। तुम हो ही एक नंबर की बेवकूफ़ समस्तिका। पहले भी आसानी से लोगों की बातें में आ जाती थी और आज भी तुम्हारा वही हाल है।
तुम जैसी लड़कियां हमेशा ऐसी ही रहती हैं, तभी तो तुम सिर्फ लड़कों के बिस्तर तक पहुंचती हो, और मुझ जैसी लड़कियां जो लड़कों को अपनी उंगली पर नचाना जानती हैं, वो उनसे शादी करके उन पर हुकूमत करती हैं। खैर, अब इस हुकूमत के लिए मुझे अपने प्लान को पूरा करना है। तुम्हें जलाने में तो मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन तुम्हें जलाकर मुझे वो हासिल नहीं होगा जो मैं करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे अपना असली दाव चलना होगा। बोलकर उसके चेहरे पर एक बार फिर से सातिर एक्सप्रेशन आ गए थे। उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर अपने आदमी को फ़ोन किया जिसके साथ उसने समस्तिका को ख़त्म करने की डील की थी। जैसे ही उसने कॉल किया, सामने से कॉल रिसीव हुई। वो तुरंत बोली, आधे घंटे बाद चौहान मेंशन के बाहर आ जाना। वहाँ से एक गाड़ी बाहर निकलेगी। तुम्हें उस गाड़ी में बैठी हुई उस लड़की को ख़त्म करना है जिसका अभी कुछ देर पहले तुम्हें फ़ोटो भेजी थी। उसके साथ एक लड़की भी होगी। अगर उसकी जान जाती है तो जाए, मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए। उसकी बात सुनकर सामने से उसका आदमी रघु बोला, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। रितिका ने डेविल स्माइल चेहरे पर लिए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और बोली, अब मेरा आराम करने का वक्त हो गया है। जब सोकर उठूंगी तो गुड न्यूज़ मिल जाएंगे मुझे। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, आगाज इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठा था और डॉक्टर के हाथों में समस्तिका की रिपोर्ट थी, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी नज़र आ रही थी। उसका पसीना छूटने लगा था। आगाज का भी दिल बहुत धीमे धीमे धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो अपने मन को समझा रहा था। तभी डॉक्टर ने फाइल बंद की और आगाज की तरफ देखते हुए बोले, हमारा शक गलत नहीं था मिस्टर चौहान। आपकी वाइफ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगाज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी धड़कनें जैसी बिल्कुल ही रुकने लगी थी। वो तुरंत बोला, क्या हुआ है मेरी परी को डॉक्टर? ये पूछते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी काँप रही थी। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, ब्रेन ट्यूमर। जैसे ही उसने कहा, आगाज का दिल धक से रह गया। उसके हाथ पैर बिल्कुल फूलने लगे और उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोले, योर वाइफ इज सर्वाइविंग विद ब्रेन ट्यूमर। अभी इनिशियल स्टेज है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन जल्द से जल्द हमें ट्रीटमेंट करना होगा। पर पहले आपको अपने वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए मनाना होगा, क्योंकि ऐसी हालत में पेशेंट खुद ही ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर देता है। आपको आपकी वाइफ को संभालना भी होगा, क्योंकि जिस तरह से फ़िलहाल उनकी सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, उन्हें ब्रेक डाउन होगा। उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो पहले ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। ऐसे में ये सब चीज़ उन्हें और भी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देगी, लेकिन आई होप आप उन्हें संभाल पाएंगे। आगाज डॉक्टर की बात सुन रहा था, जहाँ पर वो उसे समस्तिका को संभालने की बात कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर को देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे अपने सीने में एक दर्द महसूस हो रहा था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ के साथ बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी परी को ब्रेन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही डॉक्टर बोले, सच है मिस्टर चौहान। ये बोलकर उन्होंने आगाज के कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। आगाज की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक उठी। डॉक्टर की बात सुनकर आगाज के होश उड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई थी और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, मेरी परी को ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा नहीं हो सकता मेरी परी को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले डॉक्टर बोले, यही सच है मिस्टर चौहान, आपकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन गनीमत यह है कि ये हमें उनकी इनिशियल स्टेज में ही पता चल गया। इससे अब हम जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बस अब आप जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए और उन्हें स्ट्रांग बनाइए ताकि वो इस ट्रीटमेंट को करवा पाएँ। इस वक्त पेशेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल और मेंटल दोनों। ये बोलकर वो आगाज की तरफ देख रहे हैं और आगाज अपनी जगह पर बैठा बैठा इस वक्त अपनी धड़कनों को रुकता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी परी की ज़िंदगी से प्रॉब्लम कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक प्रॉब्लम जाती तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती।
वो यही सोच रहा था कि कब उसकी परी की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक होगी, कब उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या वो कभी खुश रह पाएंगी भी या नहीं। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। तभी डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और आकाश अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने एक गहरी सांस ली जो बेहद भारी साउंड कर रही थी। वो अपनी जगह से उठा और केबिन से बाहर की तरफ आया। उसके कदम भी बहुत भारी हो रहे थे। तभी वैष्णवी जी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने, हमारी आसी की तबीयत कैसी है। आकाश ने उसकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही जैसे उसे कुछ सुन पा रहा था। वो बस वैष्णवी जी की तरफ देखता रहा। वैष्णवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने, हमारी आसी की तबीयत ठीक है ना, अब कोई खतरा तो नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया है ना। आकाश अचानक से उसके सीने से लग गया और एकदम से उसका ब्रेक डाउन हो गया। वो ज़ोरों से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वैष्णवी जी हैरान रह गई। ऐसा रोना तो उन्होंने उसका तब भी नहीं देखा था जब समस्तिका उसे छोड़कर गई थी। वैष्णवी जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने जल्दी से आकाश की पीठ पर अपने हाथ रखे और बोली, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना आकाश, जल्दी से बताओ मुझे, हमारी आसी ठीक तो हो जाएगी ना। क्या कहा डॉक्टर ने, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, मुझे बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी बातें सुनते हुए आगाज का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था और उसने वैष्णवी जी को अब और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। वैष्णवी जी का दिल बैठता जा रहा था। वो आगाज को खुद से अलग करते हुए बोली, मुझे बताओ ना आगाज, आखिर बात क्या है, क्या कहा डॉक्टर ने, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। ये बोलते हुए उनका भी रोना निकल रहा था। आगाज घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर गिरा और रोते हुए बोला, कुछ नहीं मॉम, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी परी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत उसके सामने बैठी और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोली, परी को क्या हुआ है, वो तो ठीक है ना बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही तो वो घर पर गई हैं, बिल्कुल ठीक थी, तो फिर अचानक से तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ नागाज, मेरा दिल बैठता जा रहा है, मेरी परी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। आगाज रोते हुए बोला, शायद परी को ब्रेन ट्यूमर है मॉम। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी जैसे अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो बस आगाज की तरफ देखती रह गई और आगाज की आंखों से आंसू लगातार बरसते जा रहे थे। वैष्णवी जी ने अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आगाज का चेहरा दूसरी तरफ हुआ लेकिन उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ। वैष्णवी जी गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से भरी आवाज़ में बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरी समस्तिका के बारे में ऐसा कुछ कहा तो उसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी समस्तिका को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने पहले भी समस्तिका को चोट पहुंचाई और अब भी तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है समस्तिका वापस आ गई ना तो तुम नखरे दिखा रहे हो। तुम शायद अभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। मैं मेरी समस्तिका को अपने पास रखूँगी। ये बोलते हुए उन्होंने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। आकाश रोते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, यही सच है मॉम, अभी डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट्स दी हैं। डॉक्टर का कहना है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। वैष्णवी जी रोते हुए बोली, क्यों बार बार किस्मत उसके साथ इम्तहान ले रही है, क्यों मेरी बच्ची की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लिखी, क्यों बार बार किस्मत उसे अपने सामने झुकाने पर तुली हुई है, कब तक वो अपनी किस्मत से लड़ती रहेगी। आकाश रोते हुए उनकी बातें सुन रहा था। शायद आज पहली बार था जब वो ऐसे रो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने समस्तिका को सच में हमेशा के लिए खो दिया हो। वैष्णवी जी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, डॉक्टर कहते हैं ना उसे ब्रेन ट्यूमर है, तो ऐसा नहीं होगा कि समस्तिका को कुछ हो जाएगा। मेरी समस्तिका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। एक बार वो फिर से किस्मत से लड़ लेगी, किस्मत को बताएगी कि वो बेशक से जितनी मर्जी बेरहम क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी समस्तिका के सामने उस किस्मत को घुटने टेकने पड़ेंगे।
ना कि मेरी समस्तिका को। मेरी समस्तिका को भगवान हमसे छीन नहीं सकते। ये बोलते हुए वो ऊपर चेयर पर बैठ गई थी। उसका रोना भी बंद नहीं हो रहा था। तभी अचानक से वार्ड से आस्तिक की आवाज़ आई। वो अपनी आंखें मसल रहा था। वो जैसे ही बाहर आया उसकी नज़र वैष्णवी जी और आगाज पर गई। वैष्णवी जी उसे खाना खिलाकर सुला दिया था, इसलिए उसे अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं पता चला था। उसने कुछ भी नहीं सुना था। वो तुरंत आकाश के पास आया और उसके बिल्कुल सामने आकर अपने नाजुक से हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या हुआ डैड, आप रो क्यों रहे हो? आसी आसी ठीक तो है ना? कहीं उसे तो कुछ हो तो नहीं गया? डॉक्टर तो कह रहे थे कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? उसके सवाल सुनकर आगाज ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो आस्तिक के सामने ऐसे कोई बात नहीं करना चाहता था। वही वैष्णवी जी ने भी जल्दी से अपना चेहरा साफ कर लिया था। उन्होंने अपनी साड़ी से अपने आंसू साफ किए और फिर आस्तिक के सामने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मेरे पास आओ पहले। ये बोलते हुए वो आस्तिक को चेयर की तरफ ले आई। आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप भी रो रही हैं दादी माँ, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? वैष्णवी जी जल्दी से बोली, कुछ भी नहीं हुआ है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि माना तुम्हारे डैड बिजी थे इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे, तुम उन्हें फ़ोन नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने कभी मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम मुझे भी तो फ़ोन कर सकते थे ना? आस्तिक मायूस सा चेहरा बनाकर बोला, आई एम सो सॉरी दादी माँ, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं आपका नंबर अच्छे से याद कर लूँगा ताकि अगर मैं आपसे दूर भी चला जाऊँ तो। अभी उसकी बात पूरी हुई नहीं थी कि वैष्णवी जी ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। खबरदार, अगर तुम कभी मुझसे दूर गए तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये बोलते हुए अब उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। आस्तिक उसके आंसू साफ करते हुए बोला, ठीक है दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। ये बोलते हुए उसने वैष्णवी जी के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। वैष्णवी जी ने अब आगाज की तरफ देखा जो वहाँ से गायब हो चुका था। वैष्णवी जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ दादी माँ, आप फिर से परेशान क्यों हो गई? वैष्णवी जी प्यार से बोली, कुछ भी नहीं, तुम एक काम करो, तुम अभी अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आस्तिक मुस्कुराया और बोला, ठीक है दादी माँ। ये बोलकर वो जल्दी से अंदर की तरफ चला गया और वैष्णवी जी वहीं पर आगाज को ढूंढने लगी। आगाज का रोना देखकर उसका भी कलेजा फट रहा था। बेशक से उसने कितनी भी गलतियाँ क्यों नहीं की हो, लेकिन उसे इस हालत में देखकर वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन जब वो बाहर की तरफ आई तब उसकी नज़र आगाज पर गई जो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आगाज की गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका और मुस्कान दोनों शावर ले चुकी थीं और अब दोनों वापस हॉल में आई। समस्तिका मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम बेशक से मेरे साथ चलो। मेरा मतलब है कि कल पूरी रात तुम हॉस्पिटल में थी और उससे पहले फ्लैट वगैरह में, तो मैं सोच रही थी कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मुस्कान जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी समस्तिका, मैं ऐसे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। समस्तिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं तुम्हें खुद को अकेले छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जितना तुमने मेरे साथ दिया है ना मुस्कान, उतना तो शायद मेरी ज़िंदगी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है ना। और वैसे भी हॉस्पिटल में अब सब ठीक है, आसिक की तबीयत भी सुधर रही है और वहाँ पर माँ भी है और मिस्टर चौहान भी तो वहीं पर है। ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। मुस्कान कुछ देर सोचते हुए बोली, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं फ़िलहाल यहीं रुक जाती हूँ, लेकिन रात को मैं हॉस्पिटल आ जाऊँगी। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम वापस गेस्ट रूम में चली जाओ, मैं एक सर्वेंट को बोल देती हूँ, तुम्हारे लिए खाना वगैरह अरेंज कर देंगी। मुस्कान ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। समस्तिका ने एक सर्वेंट को मुस्कान के लिए खाना गेस्ट रूम में लेकर आने के लिए कहा और फिर खुद बाहर गई।
वो बाहर आकर एक गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी अब हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। समस्तिका रास्ते में भी आगाज और ऋतिका के बारे में ही सोच रही थी। बेशक से वो जब मुस्कान के साथ थी तो उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी और देखते ही देखते अचानक से उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो खुद से ही बोली, मुझे हमेशा लगता था मिस्टर चौहान की बेशक से हम दोनों के बीच कितने ही फासले क्यों न हो, बेशक से आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत क्यों न हो, हम दोनों के बीच कितनी गलत फहमियाँ क्यों न हो, लेकिन अगर मैं आपसे दूर हूँ तो आपको भी मेरी याद आती होगी। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था उसे आप इतनी जल्दी भुला नहीं पाएंगे, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया चौहान साहब। अब तो ऐसा लगता है जैसे आपके लिए मुझे भूलना बहुत आसान रहा होगा। काश भगवान ने मुझे भी आप जैसा बनाया होता। पहले अमांस को अपने दिल से निकालने के लिए मुझे 4 साल लग गए और जब आपसे प्यार हुआ तो अब लगता है कि पूरी ज़िंदगी आपको भूल नहीं पाऊंगी। पर खैर, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा इस बात पर मैं खुश हो जाऊं या फिर रोऊं, क्योंकि आपने तो पहले अपनी दुनिया बसा ली, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबाह दुनिया और भी ज़्यादा तबाह हो गई। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और फिर अपना सर पीछे सीट पर टिका दिया, क्योंकि उसे अभी हॉस्पिटल पहुंचने में लगभग आधे घंटे लगने वाला था। अभी तकरीबन 5 मिनट बीते थे कि एक झटके से गाड़ी रुकी। समस्तिका ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर सामने ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ भैया? ड्राइवर ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, एक लड़की गाड़ी रुकवा रही हैं, वो गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी हैं, शायद उसे मदद की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दूं। समस्तिका जल्दी से बोली, नहीं भैया ऐसा मत कीजिए, हो सकता है उसे सच में हमारी ज़रूरत हो, आप रुकिए मैं देखती हूँ। ये बोलकर वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और उस लड़की की तरफ आई जो सड़क के बीचों बीच खड़ी उनकी गाड़ी रुकवाने के लिए अपने हाथ चलाए जा रही थी। जैसे ही उसने समस्तिका को गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखा, उस लड़की के चेहरे पर सातिर एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन जल्दी ही उसने उस एक्सप्रेशन को छिपा लिया और समस्तिका के पास आने लगी। समस्तिका भी उसके पास आई और उस लड़की को हैरानी से देखने लगी। उस लड़की के चेहरे पर दाग लगे थे और कपड़े भी कुछ कुछ जगह से फटे हुए थे और कपड़े पर मिट्टी भी लगी हुई थी। हाथ पैरों पर कुछ चोटें नजर आ रही थी। समस्तिका ने जल्दी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वो लड़की रोते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा भाई, वो मेरे भाई वहाँ झाड़ियों में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया, वो बाइक पर था, उसे बहुत सारी चोट आई हैं। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा रही थी। उसकी हड़बड़ाहट उसकी आवाज़ से साफ पता चल रही थी। समस्तिका जल्दी से अब सामने झाड़ियों की तरफ बढ़ गई। कहानी आगे सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।